चलिए आज हम पढ़ते भाई जंतु जगत की। इसके पहले हमने कवक के बारे में हमने नहीं पढ़ा है ना, हमने पादप जगत को कवर किया था। ठीक है, चैप्टर आपका कौन सा भाई? दूसरा चैप्टर है कक्षा 11 का। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है? जंतु जगत के बारे में। कैसे आप जंतु को पहचानेंगे, जंतु क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, जंतुओं में किस प्रकार से, जैसे वो भोजन कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं, जनन कैसे करते हैं, कैसे किसी जीव को, जैसे प्रकृति में कोई जीव है उस कैसे आप पहचानोगे ये जंतु है, क्या क्या क्वालिटी होती है, उन्हें कितने संघों में बांटा गया है, उस संघ के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, उसे हमें पढ़ना है। शुरू करें। तो देखिए जंतु क्या होता है, कैसे जंतु को पहचानेंगे। तो सबसे पहली चीज है भाई कोशिका भित्ति। पहली चीज कोशिका भित्ति। आपको मालूम होना चाहिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका जब आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में, तो वहां आपको मिला होगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है। पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे केंद्रक के बाहर क्या पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है, वैसे पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका की पहचान जब भी जंतु कोशिका में देखेंगे उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ये जंतु कोशिका की क्या है? पहचान है। जिस कोशिका के बाहर कोई कोशिका भित्ति, कोई आवरण नहीं होगा, वो किसकी कोशिका है? वो जंतु। इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है कोशिका कितने प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो मनुष्यों में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? यूकैरियोटिक। कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक। और जिन जीवों के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें यूकैरियोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूकैरियोट। तो हम यूकैरियोट में आते हैं। हम ही नहीं, ऐसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका, केवल प्रोटिस्टा को छोड़ के बाकी सभी जगत के जीवों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जंतु जगत की जो कोशिका होंगे या जंतु जगत के जो जीव होंगे उनकी कोशिका के बाहर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होगा, मतलब उनके बाहर, कोशिका के बाहर कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट, ठीक है, सबसे आसान पहचान कि जो आपको मालूम है कोशिका संगठन के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकी, दूसरा होता है बहुकोशिकी। ठीक है, तो जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, मतलब एक ही कोशिका से उनका सारा काम चलता है। जैसे हम लोगों में भोजन के लिए हाथ है ना, जीभ, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का एक अंग किसे कहते हैं? एक काम को करने के लिए जब कोई एक अंग किसी एक विशेष काम को करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था ना। तो वैसे ही बहुकोशिकी जो जीव होते हैं, जंतुओं की पहचान क्या होगी? जंतु जब भी होगा, कोई जंतु होगा, उसमें कोशिका कितनी पाई जाएगी? बहुत कोशिकाएं, अनेक कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये जंतु की एक पहचान है कि वो क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। जितने भी प्रकृति में या पृथ्वी पर जितने भी जंतु विद्यमान हैं वो क्या होंगे? बहुकोशिकी होंगे। ठीक है, समझ गए? तो जंतु क्या होंगे? सभी जंतु क्या होंगे? बहुकोशिकी होंगे। ये इनकी पहचान। तीसरा पॉइंट, क्लोरोफिल। आपने पढ़ा है, इस शब्द का इस्तेमाल आप कई बार करते हैं। आपको मालूम है पौधे प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना। क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन डी पाई जाती है। कौन सी विटामिन? विटामिन डी, जो जल्दी ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, सबको जरूरत पड़ेगी जब ठंडी आती है, तो जैसे जैसे ठंडी आती है वैसे वैसे विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। भाई धूप हमें सबको चाहिए, धूप सबको चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो क्लोरोफिल, इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। लेकिन जो जंतु कोशिका होगी उनमें क्लोरोफिल का क्या होगा? अभाव होगा। क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। भाई वो क्या होंगे? विषमपोषी होंगे। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, विषमपोषी। भाई वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है? स्वपोषी। और वह जीव जो भोजन के लिए पेड़ पौधों व दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं ना? उसे विषमपोषी या परपोषी कहा जाता है।
समझ गए बात को। तो जो जंतु होंगे उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब जो जंतु होंगे वो कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकते। क्लोरोफिल पाया किस में जाता है? पौधों में। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो सूर्य का प्रकाश लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रकाश संश्लेषण। मैंने बताया ना आपको कि पौधे क्या करते हैं, जमीन के अंदर से खनिज लवण, ठीक है, और जल लाते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी, ठीक है, और पौधों में क्या पाया जाता है? हरित लवक, ठीक है। वायुमंडल से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और पानी बनाते हैं, ठीक है। ये था प्रकाश संश्लेषण। आगे बात करते हैं। विषमपोषी समझ गए, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, मतलब पेड़ पौधों और जंतुओं या जीवों पर निर्भर रहते हैं। हम जंतु पर भी निर्भर तो रहते हैं भाई। बकरी भी जंतु है, मुर्गा भी जंतु है, हम भी जंतु हैं। तो हम भोजन के लिए किस पर निर्भर है? या तो हम भाई देखो शाकाहारी होंगे तो हम साग सब्जी खाएंगे, वरना मुर्गा उलाटेंगे, मटरई तंदूरी, है कि नहीं? हाँ खाइए खाइए, खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है, लेकिन इतना मत खाइए। फिलहाल हम लोग तो ठहरे भैया वेजिटेरियन। देखिए समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे बात करते हैं जंतुओं को समझने के लिए, जंतुओं के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए उसे कितने जगतों में, कितने संघों में आपने पढ़ा था? जीवों को कितने जगतों में बांटा गया था? 5 जगतों में बांटा गया था। कितने जगतों में? 5 जगत में, जिसमें हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया, पादप पढ़ लिया, कवक को भी हमने छोड़ा हुआ है, जिस जंतु हम कवर कर रहे हैं। अब जंतु की बात करते हैं। जंतु को समझने के लिए उसे भी 11 कितना 11 संघों में डिवाइड किया गया, बांटा गया, ताकि इसके आसानी से इसकी पहचान की जा सके, आसानी से इसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके, इसके बारे में पहचान सके कि ये जीव, हालांकि वो आता तो जंतु जगत में ही है, लेकिन उस जंतु जगत में जीवों को कितने 11 संघों में रखा गया, ताकि उसे आसानी से उसके बारे में जानकारी ले लिया जाए, है ना, या ले सके हम, ठीक है। तो पहला जगत देखिए, पहला संघ, इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अभी मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। तो पहला क्या होता है? पहला पोरीफेरा, ठीक है, दूसरा नाइडेरिया, तीसरा टीनोफोर, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज और पांचवा एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। याद करने की कोशिश कीजिएगा इसे सीरियल वाइज, ठीक है, जिसको सीरियल देखिए कि ये आपको आगे चल के ऐसे ही याद करना है। अगर आप सीरियल से याद करते हो, 3-3 का जोड़ा बना दो, 3-3 का जोड़ा बना दो, 3-3 का जोड़ा बना दो, ठीक, याद करिए, आराम से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फार्मूला क्या था भाई? पीसी, रुक जाइएगा, हाँ आप लोग टैलेंटेड हो, ये बताने का तरीका है। पीसी प्ले ए क्यूब यम ई एच सी, ठीक है। ये फार्मूला जिसको याद हो गया वो याद कर लेगा। देखिए याद करने का रीजन क्या होना चाहिए? सीरियल से याद करना है। सीरियल का मतलब समझ रहे हैं? पहले जो संघ आता है उसे ही पहले याद करना है। जैसे पी, तो सबसे पहले पी से इस फार्मूले को हम समझते हैं। पी का मतलब क्या था? पोरीफेरा। देखिए पहले पोरीफेरा, फिर नाइडेरिया, टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। इसे सीरियल से याद करने का सबसे आसान तरीका पीसी। पीसी प्ले ए क्यूब यम ई एच सी, मतलब पीसी क्या खेल रहा है? पीसी प्ले, पीसी खेल रहा है ए क्यूब के साथ। कौन सा गेम खेल रहा है? यम ई एच सी का गेम खेल रहा है। कौन सा गेम खेल रहा है? यम ई एच सी का। आप इसको समझते हैं? पी से पोरीफेरा। देखिए नाइडेरिया और टीनोफोर होता तो देखिए आप कहेंगे नाइडेरिया यन से होगा और टीनोफोर टी से होगा, लेकिन इसे लिखा दोनों को सी से जाता है। समझ रहे बात को? तो क्या होगा? सी से नाइडेरिया और सी से ही क्या होता है? टीनोफोर होता है। तो पोरीफेरा, नाइडेरिया और टीनोफोर हो गया एक, और ये कितना हो गया? 2 इसमें, 3 इसमें, 2 3 को हमने कवर किया। प्ले से पूरा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, 4 कवर हो गया, ठीक है। अब ए से देखिए क्या लिखा है? एनेलिडा, एस्केहेल्मिन्थीज। क्या भाई? एस्केहेल्मिन्थीज, तो 5 कवर हुआ, ठीक है। उसके बाद छठवे की बात करते हैं तो ए से देखिए, ए से प्ले से प्लेटीहेल्मिन्थीज, ए से एस्केहेल्मिन्थीज,
3 ए है, मतलब यहाँ आप कर सकते हैं ए क्यूब का मतलब एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए, ठीक है। तो एक से कर देंगे एस की एल्बेंथीज। देखिए जिसको प्लेटी एल्बेंथीज याद होगा एस के एल्बेंथीज अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि प्लेटी के बाद क्या आएगा, एस के आएगा। तो एक ए से क्या हो गया एस के एल्बेंथीज, दूसरे से क्या हो गया भाई, है ना, एनिलिडा ना। देखिए एनिलिडा, इसके बाद क्या हो गया भाई, यहाँ एनिलिडा कर देंगे और इसके बाद क्या कर देंगे, आर्थ्रोपोडा। तो एक ए, दूसरा ए और तीसरा ए, तो मतलब क्या कर देंगे, ए क्यूब कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। सीरियल से याद करेंगे, क्योंकि सीरियल से याद करेंगे तो आपको पढ़ने और लिखने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, यम से क्या होगा भाई, मोलस्का। 7 हमने कवर किया, यम से मोलस्का, देखिए वहां पे, ठीक है। ई से क्या होगा भाई, इकाई नोडरमेटा। 8 कवर हुआ, 8 हुआ ना, 9 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आगे बात करते भाई, यच से हेमिकार्डेटा, यच से हेमिकार्डेटा, और लास्ट बचा सी, तो सी से क्या होगा, कार्डेटा। याद कर लेंगे, पीसी प्ले ए क्यूब, यम ई एच सी, याद कर लेंगे। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ में आ गया वो याद कर लेगा। 2-3 मरतबा आप इसको देखेंगे, याद हो जाएगा। पीसी प्ले मतलब पीसी कोई लड़का मान लीजिए या किसी को मान लीजिए, पीसी क्या कर रहा है, खेल रहा है। वैसे सबका अपना अपना एक नाम होता है ना। किसी का नाम यशन, तो किसी का नाम आरके, तो किसी का नाम फलाना, किसी का नाम डिमका। तो हर आदमी अपने नाम का क्या करता है। अगर किसी का नाम जैसे होगा, मान लेते हैं श्याम नारायण, है ना, तो अपना नाम क्या रखेगा, यशयन, है कि नहीं। किसी का नाम होता है रमा शंकर, तो क्या लिखता है, आर्यस, लिखता है कि नहीं लिखता है, सभी लोग लिखते हैं भाई। तो अपने नाम का हर आदमी शॉर्ट फॉर्म बनाता है, वैसे इसका हम शॉर्ट फॉर्म करके ये याद करने का ठीक है। बाकी आप इसको जिस तरीके से याद कर सको वो आपके लिए। देखिए हर आदमी एक ही फार्मूले को नहीं बना सकता, या हर आदमी एक फार्मूले को याद नहीं कर सकता। ये तो मेरे जहन में लगा कि ये मेरे हिसाब से सही है, हो सकता है इससे बेटर आपके दिमाग में आइडिया आए। भाई 10 दिमाग है हम लोगों के पास, मेरे पास 1 दिमाग, आपके पास 10, हो सकता है आप किसी और तरीके से इसको याद कर सके। तो लेकिन फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा, पीसी प्ले। अगर आपके पास इससे बेटर है तो और बेटर बात है, आप बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो, उसका मतलब कुछ और निकाल सकते हो, तो आप उसको भी निकाल के जैसे याद कीजिए। खुरापाती याद कीजिए, जैसे याद हो जाता है वैसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोर, प्लेटी हेल्मंथीज, एसके हेल्मंथीज, ठीक है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, सॉरी एसके हेल्मंथीज, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। एम से मोलस्का, ई से एकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकार्डेटा और सी से कार्डेटा। याद हो गया सभी, ठीक है, आराम से याद होगा, केवल आप थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए। आगे बात करते हैं, यहां तक समझ गए। अब एक एक संघ का मैं एक एक वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। एक संघ का एक, क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले। हालांकि अगर आपने इसको 10 में पढ़ा होता तो आपको ये अभी नहीं पढ़ना होता, ठीक है। ये 10 में पूरा सिलेबस आपका, आप उठा के देखेंगे ये पूरी चीजें 10 में है, ये कुछ चीजों को छोड़ देंगे तो, ठीक है। बात करते भाई, अब इसको हम एक एक का बताएंगे तो इसको छोड़ देते हैं। पहले अब वर्गीकरण का आधार, किस आधार पे जंतुओं को वर्गीकृत किया गया। जंतुओं को जो 11 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जैसे हमें कुत्तों से अलग क्यों रखा गया, गाय से अलग क्यों रखा गया, भैंस से अलग क्यों रखा गया, क्या क्वालिटी थी, किन लक्षणों के आधार पे किया गया। वैसे ही वर्गीकरण का आधार क्या है, जंतुओं को जो वर्गीकृत किया गया उसका आधार क्या था। तो किस किस आधार पे, एक एक आधार के। पहला पाचन, पहला क्या था, पाचन। पाचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण, दूसरा होता है अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण समझ जाते हैं, पहले पाचन समझ जाते हैं, पाचन क्या होता है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो डायरेक्ट कोशिकाओं तक नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है भाई, उसे पीस पास के, वही समझते हैं ना, गला के। बाकी तो आप बचपन में पढ़े ही हैं कि मशीन लगी रहती है वो पीस के, है ना। तो क्या होता है पाचन, मतलब उन्हें तोड़कर, जो जटिल भोज्य पदार्थ, जो रोटी चावल आप खाते हैं, उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़कर, तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में, ताकि आसानी से उसे रुधिर क्या कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है पूर्ण, दूसरा क्या होता है, अपूर्ण। पूर्ण पाचन वह होता है, ऐसा पाचन जिसमें जीव में मुख और गुदा दोनों पाए जाए। समझ रहे हैं, मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए भी अंग हो, बहिक्षेपण, और त्याग, अपशिष्ट पदार्थ को त्याग करने का भी एक क्या हो, अंग हो।
उसे क्या कहेंगे? पूर्ण कहेंगे। लेकिन अपूर्ण कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें मुख तो होता है लेकिन गुदा नहीं होता, मल त्याग करने की जगह नहीं होती, उनके पास अंग नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार क्या था? तो दूसरा क्या था भाई? पूर्ण अपूर्ण समझ में आ गया। ऐसा पाचन जिसमें दो अंग पाए जाते हो, ग्रहण के लिए भी और त्याग के लिए भी, तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण। लेकिन जिसमें केवल एक ही अंग पाया जाएगा, ग्रहण भी उसी से करना है, त्याग भी उसी अंग से करना है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण कहते हैं। बात करते हैं अगले आधार की। किस आधार पे? तो परिसंचरण के आधार पे। किस आधार पे? परिसंचरण के आधार पे। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? हम लोगों में परिसंचरण या परिवहन का काम कौन करता है? ब्लड करता है, रुधिर। लेकिन ये भी दो तरह का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण, दूसरा क्या होता है? बंद परिसंचरण। खुला का मतलब क्या होता है? खुला परिसंचरण का मतलब समझिए, हम लोगों में क्या होता है? नहीं कहते चोट लगी है, हम लोग भाई जैसे नहीं कहते चोट लगी है, घुटनवा अंगूठवा में चोट लगी तो भैया यहाँ से खाए तो ठीक कैसे हो गया? कैसे ठीक हो गया? क्योंकि हमारे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है। हमारा जो खून होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि खून, हमें जब चोट लगी थी तो ब्लड कहाँ से बहता? नसों के माध्यम से बहता है ना। यहाँ क्या बोलते हैं, नहीं बचपन में एड़ी में काट देते थे, तो क्योंकि वहाँ का जो चमड़ा होता है वो मोटा होता है, वहाँ तक नस नहीं पहुँच पाती। कब पूरा एकदम अंदर तक वो सुई को चुभा के देखो, तब मजा आने वाला, तब ब्लड आ जाएगा। क्योंकि जो ये तालू वाला होता है ये कमज़ोर होता है, लेकिन जहाँ एड़ी होती है वहाँ चमड़ा क्या होता है? मोटा होता है, जहाँ पे नस नहीं होती, इसलिए आप उसको पूरा छेद देते हो सुई से, इधर से डाल के सुई इधर से निकालना है। कभी किया बचपन में आप लोगों ने? है ना, वो अलग ही मज़ा आती थी। कांटा एक जगह चुभा, छेद 6 जगह करते थे, मज़ा आती थी। हमें अपने आप को सजा देने में मज़ा आती थी बचपन में। थोड़ा सा अंदर जब चुभ जाता था तब मज़ा आती थी, अलग ही मज़ा, है ना। तो क्या होता था खुला परिसंचरण में? क्या होता है देखिए, जब खुला का मतलब क्या होता है? इसमें एक जगह किसी एक गुहा में खून रहता है और सभी कोशिकाएं, सभी अंग उसी के अंदर डूबे रहते हैं। उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर जो राशन बांटा जाता है, कोटेदार ला के एक कमरा में या एक जगह राशन फेंक के या रख के चला जाए, कोई जिसका जितना जितना उतना उतना ले लीजिए, कितनी ईमानदारी हम दिखाएंगे? बताइए, हम ईमानदारी दिखाएंगे? कुछ महापुरुष तो झोला लग जाएंगे जो ईमानदार होंगे, बाकी तो यूरिया वाली बोरिया लग जाएंगे, 3-3 4-4 भर ला। मम्मी तो चलता हूँ भर के, अगर पूरा भर के लेके चले जाएंगे, पता चला किसी के घर 3 बोरी गई तो किसी के घर 2 बोरी गई। खुला परिसंचरण में क्या होता है? जैसे कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, इनमें क्या होता है? इनका परिसंचरण कैसा होता है कि भाई एक गुहा में किसी एक जगह पे ब्लड रहता है, बाकी सभी कोशिकांग, सभी कोशिका उसी में डूबे रहते हैं। तो ऐसा परिसंचरण जिसमें पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण। अब हम लोगों की बात कर लेंगे तो हमारे हृदय बंद परिसंचरण की बात करते हैं, तो इसमें धमनी पाई जाती है और सीरा पाई जाती है। इसमें नलिकाओं का जाल, नसों का जाल होता है। हम लोगों के हृदय से खून निकलता है, अंग तक जाता है। अंग तक जाता है कि नहीं जाता भाई? आपने द्वारा रक्त परिसंचरण पढ़ा हुआ है ना। हमारे हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। फिलहाल इसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल वो छोड़िए, समझिए बात को। बंद परिसंचरण, जब किसी एक विशेष अंग से खून किसी एक विशेष अंग तक जाता है, मतलब जैसे मेरे ब्रेन को चाहिए, मेरे ब्रेन को क्या चाहिए भाई? खून चाहिए। तो अब दिल क्या करेगा? पंप करेगा। तो पंप करेगा तो वो नस के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा, फिर जब वो दूषित होता है फिर फेफड़े तक जाता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है, फिर ब्लड कहाँ तक जाता है? हार्ट तक जाता है, फिर शुद्ध होता है, फिर ब्रेन तक जाता है। लेकिन वो बाहर कहीं नहीं टहलता, नहीं कहते, गांव में कहते अपने काम से काम रहता है ये। तो ये काम से काम का मतलब ऐसा परिसंचरण जिसमें ब्लड या रुधिर किसी एक विशेष अंग से किसी विशेष अंग तक जाता है। एक जगह से जैसे ब्रेन तक जाना है तो दिल से केवल ब्रेन तक जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ब्रेन वाली नस से जाता है। भाई बचपन में नहीं पढ़ा भाई, पहनाते हैं अंगूठी, जो सगाई होती कहीं इसी उंगली में पहनाई जाती है, क्योंकि इसका सीधा माध्यम क्या होता है? ये सीधा हार्ट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? हार्ट से। बताते हैं कि इसकी जो हालांकि लव सब कुछ नहीं होता है, सब अट्रैक्शन है ना। क्या होता है? ये सीधी इसकी नस कहाँ जाके जुड़ती है भाई? हार्ट से जुड़ती है, जिसकी वजह से उसे उसी में पहनाया जाता है। बाकी तो समझदार है हो आप लोग, इतने तो पढ़ ही गए। तो बंद खुला समझ में आ गया। ऐसा परिसंचरण जिसमें किसी एक गुहा में ब्लड रहता है, सभी कोशिकाएं वहां डूबी रहती हैं, उसे खुला परिसंचरण कॉकरोच वगैरह में पाया जाता है। और बंद वाला जिसमें किसी विशेष अंग से खून जिस अंग तक जाना है उसी अंग तक न, या सीधे समझे जिसमें धमनी और सीरा, धमनी सीरा के माध्यम से ब्लड दूसरी जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं?
बंद परिसंचरण। ठीक है, आगे बात करते हैं। सममित के आधार पे भी जीव जंतुओं को बांटा गया था। सममित का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जिसका शरीर है ना, जिसके शरीर को दो भागों में आप डिवाइड कर सको। सममित, ये कोई जीव है, इसके शरीर को दो समान भागों में आप डिवाइड कर सको, वो क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। जैसे हमारे शरीर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यहां से यहां कर सकते हैं, एक अंग, एक हाथ इसमें जाएगा, एक पैर इसमें जाएगा, दो बराबर भागों में। ऐसा नहीं है कि एक तो इसमें दो हथवा इसमें चल गया और इसमें एक कोई हथवे नहीं है, इसमें दोनों पैर दे दिए, उसमें पैर भी नहीं दिए। दो बराबर भागों में जब किसी जीव के शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सके उसे सममित कहते हैं। और दूसरा, जिस जीव के शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सके उसे क्या कहते हैं? असममित कहते हैं। अभी क्लियर हो जाना है। एक होता है सममित दो प्रकार का, एक अरीय, दूसरा द्विपार्श्व। अरीय का मतलब क्या है? अब ये कोई जीव है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये कोई जीव है, इसके शरीर को कई अच्छों से, इसके शरीर को कई अच्छों से बराबर भागों में बांटा जा सके, मतलब कई जगह से आप काटें फिर भी वो बराबर भाग में बंट सके, उसे क्या कहेंगे? अरीय। और द्विपार्श्व, दो भागों में, जब किसी जीव के शरीर को केवल दो भागों में बांट सके, दो से ज्यादा भाग में आप नहीं डिवाइड कर सकते, उसे क्या बोलेंगे? द्विपार्श्व सममित। इसके आधार पे भी इसे वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं संगठन, बनावट के आधार पे, कोशिकीय आधार पे। भाई बनावट, संगठन का मतलब किन किन कोशिकाओं, कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसके आधार पे भी जंतुओं को बांटा गया था। पहला, कोशिकीय आधार, ऐसे जीव जिनमें कोशिका मतलब कोशिकीय स्तर का संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय आधार। तो समझिए, जैसे ये किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में। पोरीफेरा में केवल कोशिका पाई जाती है, कोशिकीय स्तर का संगठन होता है, उसे पोरीफेरा। आप याद रखिएगा कि कोशिकीय संगठन का स्तर किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में पाया जाता है। ऊतक स्तर, आपको ये मालूम है कि कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? शरीर बनाते हैं। वैसे ही कोशिकीय संगठन का जो स्तर होता है वो किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में। ऊतक, ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं मिलकर ऊतक बन जाती हैं और उन ऊतक से जीव का निर्माण होता है, वो किसमें आते हैं भाई? वो किसमें होता है? तो टीनोफोर और नाइडेरिया में कैसा स्तर होता है? ऊतक स्तर होता है। मतलब इनमें ऊतक लेवल वाले, मतलब देखिए कुछ ऐसे जीव जो खाली कोशिका से बने हैं, ऊतक से कोई मतलब ना है, ना उनमें ऊतक से मतलब है ना उनको अंग से मतलब है। ठीक है, अब वो उनका केवल निर्माण किससे हो गया? कोशिका से। अब उसके जस्ट नीचे आएंगे, एक जीव है जिसका निर्माण किससे हुआ? ऊतक से हुआ है। मतलब कोशिका भी है भाई, कोशिका मिलकर ऊतक बना दी, तो जिस जीव का निर्माण ऊतक वाले से हुआ उसे ऊतक स्तर में रखेंगे। तो ऊतक स्तर में कौन कौन आता भाई? टीनोफोर और नाइडेरिया। पहला, पोरीफेरा में क्या था? कोशिकीय आधार था, जबकि टीनोफोर में कौन सा आ जाएगा? ऊतक। मतलब उससे थोड़ा सा ये कम विकसित है, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा विकसित, इसके बाद ये उससे ज्यादा विकसित। अब अंग स्तर, ऐसे जीव जिनमें कोशिका बनी, कोशिका के बाद कोशिका मिलकर क्या बनाई? ऊतक। अब ऊतक मिलकर क्या बन गए? अंग। अब जिनमें अंग पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अंग स्तर का संगठन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अंग स्तर का संगठन बोलेंगे। तो अंग स्तर का संगठन किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा कि पोरीफेरा और नाइडेरिया, टीनोफोर, इसमें क्या था? पोरीफेरा में कौन सा था भाई? कोशिकी था। नाइडेरिया टीनोफोर में क्या था? ऊतक था। और इसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कहां तक भाई? कार्डेटा तक। प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कार्डेटा तक जो जीव होते हैं उनमें कौन सा संगठन पाया जाता है? अंग स्तर का। मतलब इनके शरीर में विशेष काम के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, इनमें अंग स्तर का संगठन होता है। मतलब इनका शरीर कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकीय आधार पे इनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। टीनोफोर, नाइडेरिया, इनका शरीर कई ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, आप समझ लेते हैं। अंग तंत्र का मतलब वही है कि कई सारे अंग। अब अंग का हो गया मतलब कुछ विशेष अंग, लेकिन अंग तंत्र की बात देखिए, तंत्र का मतलब क्या होता है भाई? तंत्र का मतलब होता है समूह।
हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तंत्र का मतलब क्या है? समूह, लोगों के समूह का देश है। लोकतांत्रिक मतलब अंग तंत्र, जब बहुत सारे ऐसे जीव जिनमें बहुत सारे विशेष अंग पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंग तंत्र स्तर का संगठन। जैसे हमारे शरीर में आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कई सारे अंग हैं, तो हम किस में आएंगे? हम अंग तंत्र के संगठन स्तर में आएंगे। नींद लग रही है? सो लो, ठीक है। जैसे मनुष्य, रेप्टिलिया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, ठीक है। ये सब देखें, मनुष्य जानी गए, रेप्टिलिया, उभयचर जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, रेप्टिलिया, सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, और तीसरा क्या है, चौथा क्या है? पक्षी। पक्षी की पहचान जानते हैं क्या होती है? हाँ, क्या होती है? पक्षी के पास क्या होते हैं भाई? दो पंख होते हैं, उनका अगला पैर जो होता है वो पंखों में रूपांतरित हो जाता है, बस यही तो। उनके हड्डियों में हवा भरी हुई होती है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। आगे बात कर लेते हैं, आखिरी पॉइंट, भ्रूणी परत। भ्रूण जंतुओं की एक और पहचान समझते हैं कि जब वो माँ के गर्भ में होते हैं तो उनके शरीर के, उनका भ्रूण जो होता है, भ्रूण के बाहर परत पाई जाती है। परत का मतलब समझ रहे? कवर, कवर, ढक्कन, आवरण पाया जाता है। तो उसमें एक आवरण हो सकता है, दो आवरण हो सकता है, तीन आवरण हो सकता है। इसके आधार पे भी उन्हें अलग अलग संघों में बांटा गया। जब आप संघ पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि पोरीफेरा में कौन सा, क्या वो सममित होते हैं, क्या असममित होते हैं, क्या वो किस संगठन स्तर के होते हैं, उनमें भ्रूणी परत कौन सी पाई जाती है, उनमें किस प्रकार का परिसंचरण होता है, उनमें पाचन कैसा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना हो गया, समझ में आ गया? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।